हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीसी वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो ईएमआई चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डीसी मोटर। जो भी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड ये एप्लीकेशंस हैं कुछ। तो डायरेक्ट करंट मोटर ये नेक्स्ट टॉपिक है, डीसी मोटर। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स वाइज में बता दूंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली इट कन्वर्ट्स electrical energy into mechanical energy, electrical energy into mechanical energy, और स्पेसिफिकली रोटेशनल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट इसका फंक्शन है। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, based on the fact that a current carrying coil, in uniform magnetic field, experiences a torque, तो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कॉइल रख देते हैं तो उस पर एंगल के हिसाब से उस पर टॉर्क लगेगा। ये फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में। थर्ड, एज द कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स linked with rotating coil will change accordingly, and hence it will cause induction of an EMF, induction or generation or production of an EMF called back EMF। एक यहाँ पे EMF जनरेट होता है जिसको हम बैक EMF बोलते हैं। इसका कंसेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है मोटर, डीसी मोटर के वर्किंग के लिए। एंड बैक EMF इज डेवलप्ड इन द कॉइल। ओके, सो क्या है बेसिकली प्रिंसिपल? जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लक्स उससे जो लिंक है कॉइल से वो चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो हमें पता है कि ईएमएफ का इंडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं कॉइल के अंदर। दिस बैक ईएमएफ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैक ईएमएफ का। दिस बैक ईएमएफ, इसको हम स्मॉल ई से शो करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन, एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द रोटेशन। तो जितना ज़्यादा फास्ट हम रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होता है, जितना कम फास्ट रोटेट करेंगे उतना कम ईएमएफ जनरेट होगा। अगर सेल रोटेट नहीं कर रही है तो ईएमएफ ज़ीरो रहेगा। एंड बाय लेंज लॉ it opposes the rotation, and main or impressed voltage। तो जो मेन वोल्टेज जनरेट होता है वहाँ पे उसको ये अपोज करेगा। मेन वोल्टेज को हम कैपिटल ई से सपोज डिनोट करते हैं, और सपोज आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। तो यहाँ पे करंट जो जनरेट होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट ईएमएफ, यानी ई माइनस स्मॉल ई अपॉन आर। कैपिटल ई इज़ मेन वोल्टेज, स्मॉल ई इज़ बैक ईएमएफ, आर इज़ रेजिस्टेंस, आई इज़ करंट, और यहाँ पे स्मॉल ई जो है वो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी
और आई ये जो है करंट है, कौन सी, जो आर्मेचर में करंट जनरेट हो रही है। आर्मेचर वो कॉयल वाला पार्ट होता है जो रोटेट करता है। इसमें डायग्राम आपने 10th क्लास में इसका बनाया हुआ है, वही सेम डायग्राम यहाँ पर है, तो उसको रिपीट कर देना। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, उसी को रिपीट कर देना। सेम कॉइल्स हैं, बीच में आर्मेचर है, फिर उसके बाद वो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है और एक बैटरी से कनेक्टेड है जो उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रही है करंट की। सो ये आर्मेचर करंट, जो करंट रोटेटिंग कॉइल के अंदर है, रोटेटिंग कॉइल को हम आर्मेचर बोलते हैं बेसिकली। रोटेटिंग कॉइल डायग्राम आपको खुद बनाना है, इसका होमवर्क है वो आपका। इसका डायग्राम खुद आप ड्रॉ कर लेना, वही सेम है जो आपने 10th क्लास में बनाया होगा। मोटर के लिए, जनरेटर के लिए जो मोटर वाला था वही सेम डायग्राम आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसके थोड़ा वर्किंग देखते हैं। इन स्टार्ट ओमेगा इज ज़ीरो। स्टार्टिंग में रोटेट करना भी स्टार्ट नहीं किया है तो ओमेगा ज़ीरो होगा, हेंस बैक EMF विल ऑल्सो बी ज़ीरो, बैक EMF ई ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। एंड हेंस नेट वोल्टेज इज हाई, नेट वोल्टेज इज हाई एंड नेट करंट इज हाई, नेट करंट इज लार्ज। तो स्टार्टिंग में क्योंकि बैक EMF ज़ीरो होगा या बहुत कम होगा, क्योंकि रोटेशन अभी स्टार्ट हुआ है, स्लो है, तो उसकी वजह से ये जो फंक्शन है ऊपर वाला E माइनस ई, ये बहुत बड़ा होगा, यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट बहुत लार्ज होगी स्टार्टिंग में। और ये लार्ज करंट अगर लोड हमारा फिक्स है तो उस मोटर की वायरिंग को डैमेज कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा करंट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर डैमेज हो सकता है इससे। तो बैक EMF एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, मोटर को स्टार्ट करते वक्त और बंद करते वक्त। करते वक्त भी सेम चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एज स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा increases back EMF E decreases, back EMF E decreases, hence net voltage decreases and I reduces, hence net voltage and I reduces। तो जब फुल स्पीड पे मोटर का रोटेशन आ जाएगा तब E हाईएस्ट हो जाएगा, E माइनस ई लोएस्ट हो जाएगा एंड I भी लोएस्ट हो जाएगा। 7th पॉइंट, if load is too large, अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो रोटेशन जो है बहुत स्लो होगा, रोटेशन फास्ट नहीं हो पाएगा, और रोटेशन फास्ट नहीं हो पाएगा तो ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होगी, तो बैक EMF बहुत कम होगा, और बैक EMF बहुत कम होगा तो फिर से वही प्रॉब्लम, E माइनस ई यानी नेट वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड हैंस करंट बहुत हाई हो जाएगी, जो कि वाइंडिंग की कॉइल को बर्न आउट कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। इफ़ लोड इज़ टू लार्ज, मैं पूरा रीज़न नहीं लिख रहा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बैक EMF में डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। बैक EMF विल बी वेरी स्मॉल, hence I would be very large, I would be very large, and hence it can damage coil winding ब्रैकेट बर्नआउट ऑफ द वाइंडिंग, उसको बोलते हैं बर्नआउट। तो कॉइल वाइंडिंग को बर्नआउट कर सकती है। ये इसकी वर्किंग मैंने डिटेल में समझाई है। कंस्ट्रक्शन आपको खुद बनाना है इसका, वो बहुत सिंपल है, और वैसे ही जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है तो वो आपको खुद करना है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ DC मोटर, इसकी बात कर लेते हैं। तो इनपुट पावर जो मिलती है मोटर को, दैट इज़ मेन EMF इनटू, मेन EMF वो है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, मेन EMF हम सप्लाई कर रहे हैं। बैक EMF उसके रोटेशन की वजह से मिल रहा है, जो कि अपोज कर रहा है रोटेशन को, हैंस अपोज कर रहा है मेन EMF को। तो इनपुट पावर हो गई E इंटू आई, और हीट लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉस हुआ वो हो गया I²R, ये हीट लॉस हुआ। सो आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट माइनस लॉस के बराबर होगा। आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट माइनस लॉस। तो इनपुट है हमारे पास E इंटू आई और लॉस है I²R, तो ये हमारा पावर आउटपुट हो गया। पावर आउटपुट। नाउ
वी नो दैट एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट. एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे. सो आउटपुट हुआ यहाँ पे हाँ, ये जो आउटपुट यहाँ पे आया ये स्मॉल ई इंटू आई के बराबर आएगा, यानी जो बैक ईएमएफ मिल रहा है उस वो बचेगा यहाँ पे इसको सॉल्व करके. तो ये ई इंटू आई के बराबर होगा. तो यहाँ पे आउटपुट में ई इंटू आई, इनपुट में कैपिटल ई इंटू आई इंटू 100. सो आई से आई कैंसिल आउट, ये आ गया अपने पास ई अपॉन ई इंटू 100. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है बैक ईएमएफ अपॉन मेन वोल्टेज इंटू 100. ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है. एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर इक्वल्स टू बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय मेन वोल्टेज या मेन ईएमएफ इंटू 100. परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ये एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया डीसी मोटर का. डायग्राम और कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, वो आपको खुद बनाना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टर. इंडक्टर ये इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है. इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इंडक्टर इज़ अ डिवाइस, पैसिव डिवाइस. पैसिव डिवाइस का मतलब जो एनर्जी कंज्यूम करती है, लाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. तो ये बेसिकली उन्हीं कैटेगरी में आती है. तो हर जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, हर सर्किट में आर एल सी ये तीनों डिवाइसेस होती हैं. रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सी और इंडक्टेंस को बोलते हैं एल. इंडक्टेंस का सिंबल होता है एल. दो टाइप की इंडक्टेंस होती है. ये डिफरेंस है आर और सी और एल में. आर एक ही टाइप का होता है, सी एक ही टाइप का होता है, लेकिन इंडक्टेंस दो टाइप का होता है, सेल्फ और म्यूचुअल, यानी एल और एम दो उसके सिंबल होते हैं. इंडक्टर का सिंबल सर्किट सिंबल होता है ये एक सिंपल कॉइल. और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल में भी इंडक्टर एक कॉइल ही होती है. बेसिकली इंडक्टर इज़ बेसिकली अ कॉइल. इंडक्टर इज़ बेसिकली a coil that opposes change in current. That opposes change in current. तो इंडक्टर का सर्किट में काम क्या है, जैसे रेजिस्टेंस का सर्किट में काम होता है टू बैलेंस करंट. ठीक है, करंट को अब कम ज़्यादा करना, उसको बैलेंस करना. कैपेसिटर का सर्किट में काम होता है टू बैलेंस आउट वोल्टेज. वोल्टेज को कम ज़्यादा होने से रोकना, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोकना, उसको कांस्टेंट बना के रखना. और इंडक्टर का सर्किट में काम होता है करंट के फ्लक्चुएशन को रोकना. करंट का फ्लक्चुएशन डिवाइसेस को डैमेज कर सकता है, तो वो अनवांटेड चीज़ है, तो उसको रोकने के लिए इंडक्टर लगा होता है. इंडक्टर वहाँ पे करंट के चेंजेस को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है और एक कांस्टेंट करंट की सप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. तो ये करंट का काम होता है, ये इंडक्टर का काम होता है. और ये इंडक्टर का सर्किट सिंबल है. जैसे हमने सर्किट रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल देखा हुआ ये होता है, और कैपेसिटर का सर्किट सिंबल ये होता है. इसी टाइप से ये इंडक्टर का सर्किट सिंबल है. इंडक्टर की जो दो टाइप के होते हैं इंडक्टर, ये डिफरेंस है आर सी और एल में. वो दोनों टाइप के इंडक्टर हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे. फर्स्ट है ये टाइप्स ऑफ इंडक्टर और टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस, ये टॉपिक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडक्टर एंड इंडक्टेंस. अब इंडक्टर और इंडक्टेंस में क्या फ़र्क है, वही सेम फ़र्क है जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में होता है और रेजिस्टेंस में होता है. तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर डिवाइस है. कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर डिवाइस है. ऐसी इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, इंडक्टर डिवाइस है. तो दो टाइप के होते हैं ये, सेल्फ इंडक्टर या सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस, ओके. सेल्फ नेम से काफ़ी क्लियर है कि क्या चीज़ है ये. यहाँ पे एक कॉइल के अंदर खुद के अंदर करंट चेंज की वजह से, करंट चेंज को रोकना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ. वो खुद कॉइल के अंदर ही हो रहा है. इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा यहाँ पे. सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by which an induced EMF is developed in itself due to change in strength of current
current flowing through the coil, flowing through the same coil, and it opposes the change in current, in itself coil only. तो जो कॉयल है उसके अंदर ही करंट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ उसी कॉयल के अंदर जो करंट चेंज है उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है. सो नेम बहुत ऑब्वियस है. सेल्फ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कॉयल की वजह से कॉयल के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं. ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे वो पॉइंट है. तो बेसिकली जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स चेंज होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है. तो करंट चेंज जितना होगा फ्लक्स चेंज उतना होगा. और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज इंडक्टेंस. सो उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस को एल से शो करते हैं. एल का फॉर्मूला हो गया यहाँ से 5/I. एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट. सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट जैसे कैपेसिटर और रेजिस्टर होता है, कोफिशिएंट. ठीक है. और ये इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विद, लेकिन इसकी वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है. वो कैसे होगी मैं बताऊंगा आपको आगे. एंड इट्स SI यूनिट इज़ हेनरी. और सिंबल होता है इसका कैपिटल H. इसकी यूनिट का सिंबल है कैपिटल H. नाम इसका साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, हेनरी नाम के साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है इसका नाम. और इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है. इसकी डायमेंशन क्या होगी? फॉर्मूला ये लिखा हुआ है सामने, L = 5/I. इससे आपको डायमेंशन निकालनी है. देखना चेक करके क्या इसकी डायमेंशन आएगी. और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसका. नेक्स्ट फॉर्मूला इज वी नो दैट द EMF इज नेगेटिवली इक्वल्स टू d∅/dt. ठीक है. और phi = Li होता है. तो phi = Li यहाँ पे लगा दो तो ये हो जाएगा E = d/dt Li. अब L कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन इंडक्टर, तो ये -L di/dt हो गया. E = तो यहाँ से L = आ गया -E डिवाइडेड बाय di/dt. di/dt इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट. रेट ऑफ चेंज इन करंट एंड EMF, ये इंड्यूस्ड EMF. सो ये इसका दूसरा फॉर्मूला है जो कॉमनली यूज होता है. सेकेंड फॉर्मूला इज दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अब जैसे कैपेसिटर के अंदर हमने कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद, बेसिक कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद उसमें कई अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. उनकी रिस्पेक्टिव कैपेसिटेंस के फॉर्मूले निकाले थे. अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है. यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइडियल इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. आइडियल इंडक्टर, वी कैन ऑल्सो से दिस टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, दोनों सेम टॉपिक है. चलो चेक करते हैं. तो सोलेनॉइड या एक बेसिक इंडक्टर क्या होता है? कॉइल होती है बेसिकली, वाउंडेड वायरिंग. ठीक है. अब यहाँ पे सपोज इसके अंदर ये यूनिफॉर्म है, आइडियल है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी. सपोज इस डायरेक्शन में है तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जब यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखनी चाहिए, और राइट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखनी चाहिए. वो सब हमें ऑलरेडी पता है. और इसकी लेंथ है सपोज L. एरिया है क्रॉस सेक्शन का सपोज A. ये क्रॉस सेक्शन एरिया. और L लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियस चीज़ें सारी. अब क्योंकि ये आइडियल इंडक्टर है, फॉर आइडियल इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव इफेक्ट इज 0. फॉर आइडियल इंडक्टर रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट आर 0. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. मैग्नेट B इज यूनिफॉर्म. आइडियल इंडक्टर के लिए कंडीशंस होती हैं. अब सोलेनॉइड या ये आइडियल इंडक्टर जो है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड इट इज़ μ0 वेयर I इज़ करंट, μ0 इज़ परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, एंड स्मॉल n इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू
एरिया। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम स्मॉल एन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कैपिटल एन इक्वल्स टू होता है स्मॉल एन इंटू एल। तो ये स्मॉल एन इंटू एल और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। तो फ्लक्स ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल हमें निकालना क्या है, एल का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई। तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू एरिया। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू एरिया, तो एल का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू एरिया, और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला है फॉर आइडियल सोलेनॉइड या इंडक्टर, एंड वी इज़ वॉल्यूम एयर। ओके, ये इस केस का फॉर्मूला है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर। तो ये कोई इंडक्टर है, इसके अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट हमने बाकी सब में यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में भी किया हुआ है, वैसे हमें यहाँ पे सेम करना है। तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू आई आर, और जिसे हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। कैपेसिटेंस में पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू Q अपॉन C। ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, वो हमें देखना है। तो सपोज़ ये हमें इंडक्टर दिया हुआ है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और करंट यहाँ पे I फ्लो हो रही है, ठीक है, ये केस दिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट केस, इफ़ I इज़ कांस्टेंट, I इज़ कांस्टेंट, तो अगर I कांस्टेंट है तो L का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, L का फॉर्मूला होता है माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ से E इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो डी आई अपॉन डी टी इज़ ज़ीरो, हैंस ई एम एफ इज़ ज़ीरो, ई एम एफ या वोल्टेज डिफरेंस इज़ ज़ीरो, वी ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी वी ए पॉइंट एंड वी बी पॉइंट विल बी ऑन सेम पोटेंशियल। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा। इस केस में इट विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट वायर। शॉर्ट सर्किट वायर इन आइडियल केस ऑफ कोर्स, अगर प्रैक्टिकल केस है तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगी इसकी, ये ऐसे सिंपल एक वायर की तरह काम करेगा। नाउ सेकंड केस, इफ़ करंट इज़ चेंजिंग, तो सपोज इंक्रीज कर रही है, इफ़ करंट इज़ इंक्रीजिंग, अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो वी ए माइनस वी बी, यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन में एल डी आई अपॉन डी टी, हम फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, करंट जहाँ से जहाँ तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है, तो हम वी ए माइनस वी बी लिखेंगे इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी आएगा पॉजिटिव, डी आई अपॉन डी टी होगा पॉजिटिव बिकॉज करंट इज़ इंक्रीजिंग। एंड इफ़ करंट इज़ डिक्रीजिंग तो यही सेम चीज़ रहेगी, बस डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा नेगेटिव। तो थर्ड केस, इफ़ करंट इज़ डिक्रीजिंग वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी सेम रहेगा, और ए पहले क्यों लिया है, बी पहले क्यों लिया है, ये याद रखना। ए से बी तक करंट जा रही है इसलिए हमने ए पहले लिया, बी बाद में लिया, ये रूल है। और यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव आएगा, डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्लियरली आप बता सकते हो। सेकेंड केस में वी ए इज़ हायर देन वी बी, और थर्ड केस में वी ए इज़ लेस देन वी बी। तो अगर करंट इंक्रीज़ कर रही है तो करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है तो ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, यानी जैसे डीसी वोल्टेज में होता है, डीसी सेल में होता है, डीसी सेल में करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है तो ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होता है, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होता है। और अगर करंट डिक्रीज़ कर रही है तो यहाँ पे ये डीसी सेल का उल्टा काम करेगा, है ना, डीसी सेल में जैसे पोलैरिटी होती है उसकी अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पर आएगी। ओके, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट पोटेंशियल ऑफ अराउंड एन इंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, अब ऐसे हमने कैपेसिटर में और रेजिस्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे एनर्जी या हीट रिलेटेड टू दोज डिवाइसेस, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट टॉपिक वही है, एनर्जी रिलेटेड टू इंडक्टर या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एल और सी बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इन सम मैनी वेज। सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एल मैग्नेटिक डिवाइस है। सी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकोस्टैटिक फॉर्म में होती है, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है।
सो सी के फॉर्मूले में हमने सी का फॉर्मूला निकाला था एनर्जी का, तो हाफ सी वी स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आया था। यहाँ पे ये एल के टर्म में आएगा या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आएगा। ओके, तो इसको देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास। ओके, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, और पावर इक्वल्स टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया एल आई डी आई, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू यानी यू इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, 0 to I इसकी लिमिट। सो ये एनर्जी का फॉर्मूला है इंडक्टर की। सो यहाँ पे देख सकते हो करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर रही है तो हर इंस्टेंट पे एनर्जी जो है इंडक्टर की वो चेंज होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी, या आई अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी। नाउ आफ्टर एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी, जैसे हमने कैप्स्टर में भी किया था। तो कैप्स्टर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है एनर्जी डेंसिटी। अब क्योंकि कैप्स्टर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल आ रहा है फॉर्मूले में, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ फॉर कैपेसिटर स्मॉल यू, यानी एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इंडक्टर के लिए जब निकालेंगे तो मैग्नेटिक फिनोमेना आना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह काउंटर पार्ट होता है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंटर पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और एक और चीज़ कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स होता है। फोर्स के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू नॉट ऊपर आता है। तो दोनों का इन्वर्स एक तरह से रिलेशन है। तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारे आंसर में डिवाइड में आना चाहिए। तो ये समय में सिमेट्री से ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। अब चेक करते हैं ये सारी चीज़ें सही है या नहीं। तो स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी का मतलब है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला हाफ एल आई स्क्वायर आया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। और अगर इसे सॉलिनॉइड के लिए लगाएं जो कि सबसे बेसिक डिवाइस होती है, तो एल का फॉर्मूला हमने निकाला था म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ इज ऑल्सो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, ये आ गया। अब हमें पता है सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अगर हम म्यू नॉट के लिए निकाल रहे हैं तो उसको हम बी नॉट बोल सकते हैं, यानी वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मतलब जो कोर है वो वैक्यूम की है तो बी नॉट लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी इसको ई नॉट लिख सकते थे। सो इसमें अगर इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो स्मॉल यू का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा स्मॉल यू इक्वल्स टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब इस फॉर्मूले को कंपेयर करो इस फॉर्मूले से कैप्स्टर के, और जो सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी थी उसी से मैच कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखना आप, सब सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। ई नॉट की जगह बी नॉट आ गया है और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ गया है, लेकिन रिवर्स पोजीशन में, क्योंकि मैंने जो जैसे बताया था एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट रिवर्स होते हैं एक दूसरे के एक तरह से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़, जैसे हमने रजिस्टर्स में और कैपेसिटर में ग्रुपिंग पढ़ी थी, उनका कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन क्योंकि 2 टाइप के इंडक्टर हैं तो 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, वो भी बात करेंगे उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट है फॉर सीरीज़, फॉर सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए इंडक्टर कुछ इस टाइप से लगे होंगे। सीरीज़ और पैरेलल का जो मीनिंग है वो तो सेम ही रहता है, चाहे कोई भी केस हो। स्प्रिंग में भी सीरीज़ पैरेलल आते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लूइड्स में भी सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन आता है। वो सारी चीज़ें, सीरीज़ पैरेलल का मतलब हमेशा सेम रहता है। ये आई करंट, ये L1, L2, L3 इंडक्टेंसेज हैं इन तीनों इंडक्टर्स की, और ये टोटल वोल्टेज है सपोज V। तो क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे वोल्टेजेस जो है वो डिफरेंट होंगे, करंट सेम होगी, करंट सेम होगी तो करंट चेंज भी सेम होगा। तो I1, I2, I3 आर सेम, हैंस di1 dt, di2 dt and di3 upon dt are also same, di upon dt के इक्वल है सपोज। सो
और वोल्टेजेस डिफरेंट है, तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 का इक्वल होगा। तो टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू, अब वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एल के टर्म में एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो V1 का हो जाएगा L1 डी आई अपॉन डी टी प्लस L2 डी आई अपॉन डी टी एंड सो ऑन। मैंने एग्जांपल के लिए 3 लिए, कितने भी केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, 4 5 इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ से L इफेक्टिव या L इक्विवेलेंट आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सिमिलरली वैसे ही फॉर्मूला आ रहा है जैसे रजिस्टर का आता है। तो रजिस्टर जैसा फॉर्मूला ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। फर्स्ट, नाउ सेकेंड केस इज ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में सर्किट कुछ इस टाइप का होगा। अगेन मैं एग्जांपल के लिए 3 इंडक्टर्स लगा रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन कितने भी हो सकते हैं। ये A टर्मिनल B टर्मिनल, नेट वोल्टेज है V। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो तीनों इंडक्टर्स का वोल्टेज सेम होगा, बट करंट डिफरेंट होगी। अब करंट डिफरेंट होगी तो करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट भी डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे करंट को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा DI1 अपॉन DI अपॉन डी टी, DI1 अपॉन डी टी प्लस DI2 अपॉन डी टी प्लस DI3 अपॉन डी टी, और DI अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन इंडक्टेंस। तो DI अपॉन डी टी की जगह आएगा नेट वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। DI1 अपॉन डी टी की जगह आएगा, वोल्टेज सेम है तो V, यहाँ पे V1 V2 V3 ऑल आर सेम इक्वल्स टू V। तो V अपॉन L1 V अपॉन L2 V अपॉन L3, V कैंसल आउट, 1 अपॉन L इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 L2 एंड L3। तो सेम वैसे ही फॉर्मूला है जैसे रजिस्टर में होता है, इस टाइप से याद रखना। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। नेक्स्ट